हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला महाकुंभ जनपद को बनाया गया है। इससे रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है, ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अभी हाल ही में गठित किया गया है और आपका महाकुंभ 2025 में होने वाला है, तो उसके कारण और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी जब महाकुंभ जनपद बनाया गया है, तो इसके संदर्भ में कि ये 76वां जो जिला घोषित किया गया है, तो इस जिले के अंतर्गत क्या-क्या प्रावधान है, कितनी तहसीलें हैं, कितने गाँव को शामिल किया गया है, तो इन सब के बारे में जानेंगे। इसके साथ इसके ऐतिहासिक, जैसे कि महाकुंभ का इतिहास क्या रहा, ऐतिहासिक विकास क्रम किस तरीके से हुआ और इस बार जो उत्तर प्रदेश प्रयागराज में ये महाकुंभ हो रहा है, वो एक बृहद महाकुंभ के नाम से भी जाना जा रहा है, क्योंकि ऐसा संयोग 144 वर्ष बाद हुआ है। इसकी डिटेल जानकारी आपको जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको बताया जाएगा कि ये आखिर बृहद महाकुंभ क्यों जाना जाता है, इसके पीछे रीज़न जाना जाएगा। और कुंभ का क्या महत्व है और कुंभ कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ-कहाँ पर कुंभ आयोजित हो जाता है, तो इस आयोजित होता है, तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, इन सबको कवर किया जाएगा। एक खास तौर से आपका जो सामान्य अध्ययन का पेपर फर्स्ट और से पेपर सेकंड है, जैसे कि पेपर फर्स्ट में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये आपका एक महाकुंभ से रिलेटेड हो गया और यहाँ पर जिला घोषित किया गया है, तो उसके कारण ये आपका कानून से रिलेटेड होगा, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था से, तो ये आपका जीएस पेपर सेकंड के अंतर्गत आएगा। तो चलिए इसके जो टॉपिक है, इसके प्रमुख बिंदु के बारे में जान लेते हैं कि इसके रिलेटेड हम किन बिंदुओं को कवर करेंगे। जैसे पहला बिंदु हम कवर करेंगे आखिर चर्चा में क्यों है। दूसरा आएगा कि 76वें जिले के बारे में, जैसे कि 76वां जिला जो विकसित किया गया है, तो वहाँ का क्या प्रशासनिक पृष्ठभूमि होगी, किस तरीके की व्यवस्था होगी, किस तरीके की जो डिवीजन है उनको डिवाइड किया गया है, तो इन सब के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। महाकुंभ के विषय में कि महाकुंभ क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ-कहाँ आयोजित होते हैं और इसके ऐतिहासिक विकास क्रम के बारे में कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है कि कब से इस महाकुंभ की शुरुआत हुई, कब से इसकी परंपरा का शुरुआत हुई, जो प्रेजेंट में भी ये परंपरा चल रही है, तो इसके बारे में जानेंगे। अब ये कैसे बनता है नया जिला, जैसे कि अभी जो जिला एक बना दिया गया, तो इसके पीछे आखिर रीजन क्या होता है, यानी कि कहाँ पर किसको इसका दायित्व होता है कि राज्य सरकार बनाता है या केंद्र सरकार बनाता है और नए जिला को बनाने के पीछे क्या संवैधानिक प्रावधान होता है, तो इन सब के बारे में इन टॉपिक को एक-एक करके कवर किया जाएगा। तो हमारा पहला टॉपिक आता है आखिर चर्चा में क्यों के बारे में। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में देखा जाए तो पूरे भारत के में उत्तर प्रदेश संभवतः इकलौता ऐसा प्रदेश होगा, जहाँ कुंभ और महाकुंभ मेले के आयोजन के लिए एक अलग जनपद का सृजन होता है और वह भी केवल मेला अवधि के लिए। तो ये जो जिला बनाया जा रहा है, वो सिर्फ़ एक मेला अवधि के लिए, जो आपका मेला अवधि का जो टाइमिंग है, तो उस टाइमिंग के लिए ही ये जो जिला अलग से बनाया जा रहा है और ऐसा इकलौता मतलब कि अभी ऐसा नहीं हुआ है कि आपका कुंभ और महाकुंभ मेला का आयोजन किया गया, तो उसके लिए अलग से जनपद का सृजन किया गया, यानी कि जनपद बनाया गया, तो ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अभी पूरे भारत से कंपैरिज़न देखा जाए, तो अभी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में ऐसा देखने को मिला हुआ है, जो कि अभी प्रेज़ेंट में ये आपका 1 दिसंबर 24 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जिले के बारे में और शासन ने प्रयागराज महाकुंभ के लिए प्रदेश के 76वें जिले की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो इससे रिलेटेड आता है। अब ये आपके यूपी पीएससी का जो आपका प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट होगा ही, आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा। उत्तर प्रदेश के साथ-साथ ये पूरे चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आपके सभी पॉइंटों को ध्यान में रखकर किया जाएगा कि आपका जैसे कि प्री का क्वेश्चन भी इससे सॉल्व हो और आपके मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व हो। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपको पूरी रूपरेखा के अंतर्गत पूरी बातें बताई जाएँगी कि किस तरीके की व्यवस्था थी, कि क्या पहले थी, क्या प्रेज़ेंट में है, किस तरीके से इसका विकास क्रम रहा, इन सब के बारे में जानेंगे। तो ये चर्चा में इस कारण है। चलिए तो जान लेते हैं 76वें जिले के बारे में कि जो प्रेज़ेंट में 76वां जिला बनाया जा रहा है, तो इसके अंतर्गत क्या-क्या शामिल किया गया, क्या-क्या अलग से व्यवस्था की गई है। तो इसमें देखा जाए तो महाकुंभ जनपद में संपूर्ण परेड ग्राउंड के साथ ही कई राजस्व गाँवों को शामिल किया गया है। तो ये जो संपूर्ण परेड ग्राउंड है, उसके साथ कई राजस्व गाँव को सम्मिलित किया गया है। नए जनपद में 4 तहसील, अब 4 तहसीलें आपसे जैसे पूछ लिया जाए कि आपका महाकुंभ जनपद में कितनी तहसीलों को शामिल किया गया है। तो इसके अंतर्गत देखी जाए तो आपकी टोटल 4 तहसीलें हैं। कौन-कौन सी? सदर, सोराव, फूलपुर और करछना। तो 4 तहसीलों के नाम आपको याद रख रख लेना है। सदर, सोराव, फूलपुर और करछना 4 तहसीलों के 66 ग्राम तथा संपूर्ण परेड क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें 4 तहसील और 66 ग्राम इसमें शामिल किए गए हैं, जो कि संपूर्ण परेड ग्राउंड के क्षेत्र को भी शामिल किया गया है।
इसकी अवधि जो है एक तरीके से देखी जाए तो 1 दिसंबर 2024 से, यानी कि ये जो जनपद का जो निर्माण है वो हो चुका है, मतलब कि इसकी जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो गया है। वो आपका 31 मार्च 2025 तक अस्तित्व में रहेगा। मतलब कि 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक महाकुंभ यानी कि अस्तित्व में होगा। महाकुंभ मेला जो है वह जनपद में 3 अपर जिलाधिकारी होंगे, 28 उप जिलाधिकारी होंगे, 1 तहसीलदार होंगे और 24 नायब तहसीलदार होंगे। तो इस जनपद में कौन-कौन पदस्थ होंगे? एक तो 3 अपर जिलाधिकारी, 28 उप जिलाधिकारी, 1 तहसीलदार और 28 नायब तहसीलदार इसके अंतर्गत होंगे। इस पूरे जनपद में टोटल 56 थाने होंगे, 155 पुलिस चौकियां होंगी और 1 साइबर सेल थाना और 1 महिला थाना और 3 जल पुलिस थाने होंगे। तो इसके अंतर्गत ये अब इतने थाने आएंगे। और महाकुंभ नगर का जो क्षेत्रफल होगा लगभग 6000 हेक्टेयर का ये क्षेत्र होगा। तो ये 6000 हेक्टेयर में यहाँ का पूरा क्षेत्रफल है, जिसमें आपकी 4 तहसीलें हैं, कुल साथ 66 ग्राम है और यह 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अस्तित्व में है, जिसमें 3 अपर जिलाधिकारी, 28 उप जिलाधिकारी, 1 तहसीलदार, 24 नायब तहसीलदार होंगे। पूरे जनपद में 56 थाने, 155 पुलिस चौकियां, 1 साइबर सेल थाना, 1 महिला थाना, 3 पुलिस जल पुलिस थाने आते हैं और ये टोटल 6000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो ये आपसे अगर पूछ लिया जाए कि क्षेत्र जिले के बारे में आपको 3-4 पॉइंट दे दिए जाते हैं, तो इस तरीके से आपको ये सब याद रख लेना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें यानी कि इसी के अंतर्गत कि महाकुंभ के विषय में कि आखिर महाकुंभ का जो आयोजन होता है, वो कहाँ-कहाँ होता है और ये आखिर खास क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। कि जो महाकुंभ मेला है, वह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागमों से एक है। जैसे प्रेज़ेंट में देखा जाए तो अभी 4 स्थान हैं जहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है। पहला तो आपका ये प्रयागराज ही हुआ, दूसरा आता है आपका हरिद्वार, तीसरा आता है नासिक और चौथा होता है उज्जैन। जैसे प्रयागराज में जो है आपका संगम यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती जो कि अदृश्य नदी है, इस पर लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे पर और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे पर। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन-सा कुंभ है, किस नदी के किनारे लगता है, क्योंकि ये भी आपके क्वेश्चन में एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। अब आता है कि प्रयागराज कुंभ की जो खास विशेषता है, उसके बारे में एक अलग विशेषता है, उसके बारे में आगे जानेंगे। उसके पहले ये जान लेते हैं कि आखिर कुंभ मेले की शुरुआत किस तरीके से हुई। जैसे कि ये 4 जगह जो कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, तो इसके पीछे क्या पौराणिक मान्यता रही, यानी कि कैसी कथा रही जिससे ये सिर्फ़ 4 ही जगह पर आयोजित किया जाता है। जैसे कि और इस पे और जगह भी तो है, वहाँ भी आयोजित किया जा सकता है। लेकिन ऐसी क्या ख़ासियत है कि यहीं पर ही कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार देखा जाए तो कुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। जब समुद्र मंथन हुआ था, उस टाइम पर देवता और असुरों में अमृत प्राप्त करने के लिए एक समुद्र मंथन किया गया था और तब जाकर अमृत का जो कलश प्राप्त हुआ था, उसमें से कुछ अमृत के कलश में से कुछ बूंदें पृथ्वी के आकर 4 स्थानों पर गिर गई थी। मतलब ये 4 स्थानों पर गिर जाती हैं, तो वह एक पवित्र स्थान बन जाता है और जहाँ पर ये पवित्र स्थान है, वो 4 स्थान है, जिसमें आपका एक प्रयागराज आता है, दूसरा नासिक आता है, तीसरा आपका हरिद्वार आता है और चौथा आपका उज्जैन आता है। तो यहीं पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो एक तरीके से पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों में मिलकर जो अमृत प्राप्ति को लेकर समुद्र मंथन किया गया था, तब उससे जो अमृत का कलश निकला था, तो उस टाइम पे कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी हुई थी और वो स्थान पवित्र बन गए और वहां पर कुंभ मेले का आयोजन हुआ। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि आखिर क्या वजह है कि इन 4 ही स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, तो ये पौराणिक कथाओं में इस तरीके की व्यक्ति दी गई है, तो जिससे ये निकल कर आता है। अब आता है कि आखिर प्रयागराज के बारे में कुछ विशेषताएं कि प्रयागराज आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे कि प्रयागराज को तीर्थ स्थलों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जी द्वारा पहला यज्ञ भी किया गया था और यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, जिसमें आपकी गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी जो कि प्रेजेंट में आदर्श नदी है, यहाँ पर 3 नदियों का संगम भी है। तो क्या कहा जाता है, यहाँ पर तीर्थ स्थलों का राजा प्रयागराज को ब्रह्मा जी के द्वारा पहला यज्ञ किया गया था और 3 नदियों का संगम है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये कुंभ मेले की शुरुआत को लेकर है और प्रयागराज इसी कारण से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे तीर्थ स्थलों का राजा कहा जाता है और ब्रह्मा जी के द्वारा पहला यज्ञ किया गया था और यहाँ पर 3 नदियों का संगम है। अब आते हैं कि कुंभ के विभिन्न प्रकार के बारे में। जैसे कि प्रयागराज में देखा जाए तो आपका कुंभ लगता है, अर्ध कुंभ लगता है, आपका माघ मेला लगता है। तो इसके पीछे ये कब आयोजित किए जाते हैं, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं।
कुंभ मेला जो है 12 वर्षों में 4 बार मनाया जाता है। मतलब कि कुंभ मेले का जो आयोजन है वह 12 वर्षों में 4 बार होता है इन्हीं 4 स्थानों पर। कौन-कौन से स्थान? आपका प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में। इन 4 स्थानों पर होता है और हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेला हर छठे वर्ष लगता है। अर्ध कुंभ मेला सिर्फ प्रयागराज में नहीं लगता, ये आपका हरिद्वार में भी लगता है और आपका प्रयागराज में भी लगता है। तो 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर अर्ध कुंभ मेला लगता है और 12 वर्षों में 4 बार ये चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब आता है इसके पीछे जैसे कि बृहद महाकुंभ हमने जब क्वेश्चन मतलब कि ये टॉपिक शुरू किया था तो उसमें पहले बताया था कि ये बृहद महाकुंभ मेला है। तो बृहद महाकुंभ मेला होने के पीछे रीजन क्या है कि ये 144 वर्षों बाद ये संयोग पड़ा हुआ है कि ये प्रयाग में मनाया जाता है। कि अभी जैसे कि 12, 12-12 ये जो डिजिट है, 12-12 जो डिजिट है, तो इसमें 12 वर्ष पहले, यानी कि 12 वर्ष पहले से अभी तक 12 का ये डिवाइडेशन करें तो टोटल 144 वर्ष होते हैं। तो यानी कि 12 में अभी तक लग गया है, तो 12 इंटू 12 का ये डिवाइडेशन हुआ है, फिर ये 144 वर्ष में हुआ है। मतलब कि ऐसा-ऐसा अभी प्रेज़ेंट में ऐसा रहा है कि ये 12 महाकुंभ मेलों के बाद ये समय आया है जब ये आज का जो यानी 2025 का कुंभ पड़ेगा वो बृहद महाकुंभ के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि 12 वर्ष पहले से यानी कि 12 वर्ष में तो आयोजित ही होता है और 12 वर्ष और 12 बार तो ये 2 बार मतलब कि इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ये 12वां आयोजन है और 12 वर्षों में आयोजित होता है। तो ये टोटल 144 वर्षों के बाद ऐसा संयोग देखने को मिला है जो अभी प्रेज़ेंट में प्रयाग में 2025 में ये कुंभ मेला हो रहा है। तो इसी कारण इसे 144 वर्षों बाद ये संयोग बना है, जिसे बृहद महाकुंभ मेला भी कहा जा रहा है। यानी कि ये है ही। अब आता है कि प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ के महीने में जो जनवरी से फरवरी में माघ कुंभ भी मनाया जाता है। तो प्रयागराज में इस तरीके के कुंभ का आयोजन होता है। एक तो कुंभ मेला 12 वर्षों में 4 बार लगता है। हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेला लगता है हर छठे वर्ष और प्रयागराज का माघ मेला जो माघ कुंभ के नाम से जाना जाता है, वो जनवरी-फरवरी में लगता है। और अभी प्रेज़ेंट में जो बृहद महाकुंभ के नाम से यानी जो 144 वर्षों में जाना गया है, वो ये है कि 12वां आयोजन है और 12 महाकुंभ मेलों के बाद ये पड़ा हुआ है, जिसके कारण इसे 144 वर्षों बाद प्रयाग में मनाया जाएगा। अब आता है हमारा कि इसके ऐतिहासिक विकास क्रम को जान लेते हैं, तो इसकी पृष्ठभूमि आखिर इसकी शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत जो है वह आदि शंकराचार्य द्वारा रचित महाकुंभ मेले की शुरुआत की गई थी। तो ये इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है कि आदि शंकराचार्य जी के द्वारा इस महाकुंभ मेले की शुरुआत की गई थी। अब इसकी उत्पत्ति से रिलेटेड देख लेते हैं, जैसे कि किसी भी के भी ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखते हैं तो उसमें प्राचीन के काल में क्या रहा, मध्यकाल में क्या रहा, आपका आधुनिक काल में क्या रहा और प्रेजेंट में क्या चल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो प्राचीन उत्पत्ति के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भौल मौर्य काल और गुप्त काल के समय में जब चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी तक में कुंभ मेले की शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप के तीर्थयात्रियों के छोटे-छोटे आयोजन के रूप में हुई थी। यानी कि तीर्थयात्री जो थे वो एक छोटे-छोटे आयोजन के तौर पर करते थे। जो पुष्यभूति वंश के राजा रहे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन में प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन प्रारंभ किया। तो कुंभ मेले का आयोजन जो प्रयागराज में कब से शुरुआत हुई? आपके हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया। जब मध्यकाल आया तो मध्यकाल में चोल एवं विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत और मुगलों जैसे शाही राजवंशों ने भी इसका समर्थन किया। फिर अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए 1565 में नागा साधुओं को मेले में शाही प्रवेश का नेतृत्व किया। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये कुंभ मेले की शुरुआत प्राचीन काल में आपके मौर्य काल और गुप्त काल से लेकर पुष्यभूति शुंग वंश के राजा हर्षवर्धन ने इसकी शुरुआती समय से लेकर चोल और विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, शाही मुगलों और शाही राजवंशों के द्वारा इसका समर्थन किया गया और अकबर के द्वारा है तो इसमें नागा साधुओं के लिए शाही प्रवेश का भी नेतृत्व किया गया। कब किया गया? 1565 में। औपनिवेशिक काल के अंतर्गत देखा जाए तो ब्रिटिश प्रशासकों ने इसका दस्तावेजीकरण किया। 19वीं शताब्दी में जेम्स प्रिंसेप ने भी इसकी अनुष्ठानिक प्रथाओं और सामाजिक धार्मिक गतिशीलता का वर्णन अपनी किताब में किया हुआ है। तो ये आपका औपनिवेशिक काल में यानी कि ब्रिटिश प्रशासकों के द्वारा भी इसका दस्तावेजीकरण किया गया। साथ ही साथ जो जिर्म जेम्स प्रिंसेप रहे हैं उनके द्वारा इसमें इनकी गतिशीलता का जो अनुष्ठानिक प्रथाओं और सामाजिक धार्मिक गतिशीलता की जो इनकी किताब है उसमें इसका वर्णन इनके द्वारा किया गया है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट कि भारत में जिलों का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। हमने अभी इसके बारे में डिटेल में जाना कि क्या कैसे होता है।
अब जानते हैं कि आखिर जिलों का निर्माण किस तरीके से होता है। तो जिलों को बनाने या बदलने या खत्म करने की जो शक्ति होती है, वह राज्य सरकारों के पास होती है, जो या तो कार्यकारी आदेश के माध्यम से या राज्य विधानसभा से कानून पारित करके किया जाता है। तो जिलों को बनाने और बदलने को खत्म करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य सरकार के पास होती है, जो कार्यकारी आदेश के माध्यम से राज्य विधानसभा में कानून पारित करके की जाती है। अब आता है कि नए जिले को बनाने के पीछे कारण क्या होता है, जैसे कि इसके पीछे रीजन क्या है। पहला तो ये कि अगर छोटा जिला प्रशासन रहेगा तो शासन के लिहाज से बेहतर माना जाता है, और केंद्र के जिलों को बनाने बदलने में उनकी कोई भूमिका नहीं होती। जबकि कोई राज्य किसी जिले का नाम बदलना चाहता है तो उसे कई एजेंसियों की मंजूरी लेनी पड़ती है। तो ये जो जिले हैं, जिलों के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ प्रेजेंट में जो नए जिले के निर्माण को लेकर है, तो इसमें राज्य सरकार की ही भागीदारी रहेगी। इसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। चाहे जिले को बनाना हो या बदलना हो या खत्म करना हो, ये सब कार्यकारी आदेश के माध्यम से राज्य विधानसभा में कानून पारित करके ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और अगर ये जिला बना दिया जाता है तो मेन रीजन ये होता है कि वहाँ एक जिला बना दिया गया तो वहाँ की जो शासन की भागीदारी हो, जिले का जो प्रशासन है वो बेहतर तरीके से कार्य करेगा, जिससे किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। और केंद्र के जिलों को बनाने और बदलने में कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि जब कोई राज्य किसी जिले का नाम अगर बदलना चाहता है तो उसमें कई एजेंसियों की मंजूरी लेनी पड़ती है। जिला निर्माण के एक पैटर्न को देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 593 जिले थे, और 2001 से 11 के बीच में देखा जाए तो राज्यों में 46 जिले जोड़े गए। और 2024 का जो डेटा दिया गया है, इसमें लगभग 700 से 800 जिले हैं, मतलब कि टोटल इसमें किसी में 700 जिले भी हैं, किसी में 800 जिले हैं, तो ये सियोरिटी नहीं है। बट ये आपका 2000 जैसे 11 की जनगणना में 593 जिले और 2001 से 2011 के राज्यों में 46 जिले इसमें नए ऐड ऑन किए गए। प्रेजेंट में इसके 700 से 800 है, कहीं पर 700 मिलते हैं, कहीं पर 800 मिलते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके इससे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। यहाँ पर हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।